हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि अभी आपका 2023 का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हो ना भाई, सही में पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, गिने चुने क्वेश्चंस ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ ओपन हो चुकी है और अब हम सभी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, रोशन साई स्टडी पॉइंट के नाम से है आईडी, और टेलीग्राम पे भी आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, है ना। और इसका समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। अब देखिए, लगभग मैं 5 से 6 क्वेश्चन हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कि हर बार मतलब ज़्यादातर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, अब एक ही क्वेश्चन है, उसको 3 तरीके से पूछा गया है और ये कई बार आ चुका है पेपर में, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई इतिहासकारों ने हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को किस प्रकार से एक नया दिशा प्रदान किया। इसमें भी अपने को हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके ही बताने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ पुरातात्विदों की बात भी करनी है, जैसे कि पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं, पूरा जीव वैज्ञानिक होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे को बता देना है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। मतलब कि तीनों ही क्वेश्चन में हमें सेम आंसर बताना है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा बस शब्दों का फेरा होता है भाई, शब्दों का मतलब फेर बदल देते हैं तो अलग क्वेश्चन बन गया, मतलब लेकिन क्वेश्चन वही है, आंसर तीनों में ही सेम लिखना है। तो देखिए, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके हम क्या बताते हैं कि भाई हड़प्पा वासी जो थे ना, वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे और मछली इनका मुख्य आहार था, है ना। हड़प्पाई स्थलों से हमें जले हुए अनाज के दाने और बीज के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि वो वनस्पति पदार्थों का भी इस्तेमाल भोजन के लिए करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, दाल, है ना, इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे के दाने के साक्ष्य हमें गुजरात से मिले हैं। चावल बहुत कम मिले हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि भाई चावल का प्रयोग वो कम करते थे, है ना। जानवर भी उनके निर्वाह में शामिल थे। निर्वाह मतलब आप समझते हैं ना, जीवन यापन कैसे करते थे, जिसमें खान पान सबसे मेन चीज़ होता है। तो ये क्या करते थे भाई, जानवर में भैंस हो गया, बकरी, भेड़, सूअर, घड़ियाल, बहुत सारे पालतू जानवर भी थे। ठीक है, और इसके अलावा आपका सूअर है, घड़ियाल है, हिरन है, तो ये सब जंगली जानवर थे जिनका शिकार करके भोजन की प्राप्ति करते थे। अब जो जीव पुरातात्विद होते हैं, उन्होंने क्या किया, जीवों के बारे में जानकारी दी, हड्डियों का अध्ययन किया, उससे पता लगाया कि भाई वो किन जीव जंतुओं का मतलब से भोजन प्राप्त करते थे। और जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं, उन्होंने पेड़ पौधों से जानकारी जुटाई, है ना, अनाज के दाने वगैरह का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, निर्वाह के तरीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई टॉपिक है और पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे जल निकासी प्रणाली के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें 4 दे रखा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये कि भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता ध्यान पूर्वक जल निकासी प्रणाली को माना जाता है ना। कुछ कथन से आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। उचित कथन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उचित कथन से इसको स्पष्ट कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी, जल निकासी प्रणाली, उसके बारे में समझाना है। अथवा में क्या क्वेश्चन है कि भैया हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का वर्णन कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो अपने नगरों से गंदे पानी को कैसे निकालते थे, उसके बारे में आपको समझाना है। तो देखिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। हड़प्पा वासी क्या करते थे, सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनवाते थे, जो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पे काटती थी। जैसे कि एक गली इधर से है, एक गली इधर से बनेगा, साथ में नाली भी और साथ में गली भी। तो यहाँ पे देखो हर जगह क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है ना। इसी को हम ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में। दूसरा देखो, पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण करवाते थे और उसके बाद फिर घरों का निर्माण होता था। पहले नाली बनवा दिया, गली बनवा दी, उसके बाद ही घर बनाए जाएंगे। उसके बाद गंदे पानी को नालियों से निकालने के लिए मतलब जोड़ने के लिए क्या करते थे, प्रत्येक घर का कोई ना कोई दीवार गली से सटा होना जरूरी था। तो ज़्यादातर जो घर बनाए गए वो गलियों के
बिल्कुल गलियों से चिपका के बनाए गए। ठीक है, घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में जाती थी, जहाँ से ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गलियों की नालियों में चला जाता था। ठीक है, मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, तथा चूने के पत्थर से उसको ढका जाता था। ठीक है, सफाई के दौरान आसानी से उसको हटाया भी जा सकता था। तो नालियों को, जो भी नालियाँ बनाई गई थी, उनको ढकने के लिए व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा नालियों का निर्माण पक्की हुई ईंटों से हुई थी। ठीक है, नालियाँ कैसे बनी हुई थी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप हड़प्पा वासियों की जल निकासी प्रणाली में बता सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, और आपको ही कम से कम 4 पॉइंट, तो भाई 6 पॉइंट बताए, 4 पॉइंट कम से कम आप पेपर में जरूर लिखे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी 3 तरीके से पूछा जाता है, और ये 8 नंबर में, भाई 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे? सिंपल क्वेश्चन। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की वास्तुकला किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करती है? यहाँ पे वास्तुकला का मतलब है भवन निर्माण करने की कला। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। मेन भवन निर्माण ही आता है वास्तुकला में, मेन भवन निर्माण के कार्य को ही शामिल किया जाता है। तीसरा अथवा में एक और क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था। ऊपर क्या क्वेश्चन था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। कैसे? यहाँ पे हमारे को समझाना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था। कथन की पुष्टि कीजिए। तो तीनों ही क्वेश्चन में हमारे को मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, उसके बारे में समझाना है। ठीक है, चलिए अब आंसर को समझते हैं हम। देखिए, मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं बस्तियों को ना 2 भागों में बांटा गया था। एक तो आपका दुर्ग था, दूसरा निचला शहर। दुर्ग जो था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था, है ना। दीवारों से इसको घेरा गया था ताकि दूसरी बस्तियों से इसको अलग किया जा सके। दूसरी तरफ निचला जो शहर था वो नीचे बनाया गया था, लेकिन बहुत बड़ा होता था, है ना। इसको भी दीवार से घेरा गया था, कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। तो ये आप दुर्ग और निचला शहर में विभाजन आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे चबूतरों का निर्माण, कि भाई हड़प्पा वासी ना घरों को बनाने से पहले क्या करते थे? चबूतरा बनाते थे। ठीक है, जो कि नींव का कार्य करता था, मतलब घर को मजबूती प्रदान करने का काम किया करता था। ठीक है, उसके बाद समान आकार के ईंटों का प्रयोग करते थे, जिसमें आप बताएंगे कि हड़प्पा वासी ना घरों को बनाते समय समान आकार के ईंटों का प्रयोग करते थे। मतलब ईंटें जो थी ना वो एक जैसी होती थी। ठीक है, और ईंटें जो थी वो 2 तरीके से बनाई जाती थी। एक तो भाई कुछ धूप में सुखा के बनाई जाती थी, और कुछ भट्टी में पका के बनाई जाती थी, लेकिन सभी ईंटें समान आकार की होती थी। ठीक है, आ रही बात समझ में आप सभी को? चौथा पॉइंट हम बताएंगे नालियों का निर्माण। देखो भाई, हड़प्पा वासियों ने क्या किया, ऊपर हम नालियों के बारे में बात कर चुके हैं। नालियों का निर्माण ग्रिड पद्धति में करवाते थे, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले गलियों के साथ नालियों को बनवाया, फिर उसके आसपास फिर भवन निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नालियों वाले में लिख देंगे। उसके बाद आवासीय भवन। देखिए, हड़प्पा वासियों ने क्या किया, आवासीय भवन भी बनाए थे, जहाँ पे वो रहते थे, जिन घरों में वो रहते थे उनको हम आवासीय भवन या फिर इसको हम गृह स्थापत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो आवासीय भवन के मध्य में यानी कि बीच में होता था एक आंगन, और आंगन के चारों तरफ क्या बने होते थे? कमरे। ठीक है, आंगन का प्रयोग किस लिए करते थे? तो खाना पकाने के लिए, सूत काटने के लिए इसका प्रयोग होता था। कौन से मौसम में? गर्मियों के मौसम में या शुष्क मौसम में। ठीक है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानागार होता था। ठीक है, छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो भाई आवासीय भवन वाले पॉइंट में। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो छठा पॉइंट क्या दे रखा है? कुओं का निर्माण। अब भाई देखो, हड़प्पा वासी क्या करते थे ना, कुओं का निर्माण भी, कुएं के निर्माण को भी महत्व देते थे, और कुएं ऐसे जगह पे बनवाते थे जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुँच सकते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? 700। ये पॉइंट आप बताओ। उसके बाद बताओ एकांतता को महत्व, अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व हड़प्पा वासी देते थे। इसके लिए क्या करते थे? भूमि से सटी हुई जो दीवारें थी ना उसमें खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे, और मुख्य द्वार से सीधे घर की आंगन या आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था। उसके बाद विशाल स्नानागार के बारे में आप बताइए। 8वां पॉइंट है, इसमें हम बताएंगे कि यह दुर्ग पर पाया गया एक विशाल संरचना थी, है ना, जो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ठीक है, जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था, और इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। विशेषकर इसका जो निर्माण था वो जिप्सम के गारों का प्रयोग करके किया गया था। ठीक है, तो ये विशाल स्नानागार के बारे में आप बताएंगे। अब देखिए,
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप 8 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें 8 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि हमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो मैं उसी में आपको बता दूंगा ये। ठीक है, चलिए। हाँ, अब भाई देखा जाए ना तो यार मेरे को लग रहा है भाई सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिए इसको भी हम ले ही लेते हैं। ठीक है, इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं। ठीक है, और अथवा में एक और क्वेश्चन, मतलब एक ही तरीके से आएगा, वैसे सिंपल एक ही क्वेश्चन आता है, अथवा में नहीं दे रखा है, सीधा सिंपल आएगा कि भाई इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक विविधताओं का अवलोकन कैसे करते हैं। मतलब कि पुराने समय में क्या रहा होगा भाई, कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे, तो इस बात का पता इतिहासकारों ने कैसे लगाया। तो इसके लिए इतिहासकार क्या करते हैं, दो विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहला समाधानों का अध्ययन, इसमें क्या करते हैं, कब्र जो होता है ना, कब्र का अध्ययन करते हैं। अब मान लो कि बहुत सारे कब्रों से कीमती वस्तुएं मिली है ना, तो इससे अनुमान लगाएंगे कि भाई वो व्यक्ति क्या रहा होगा, अमीर रहा होगा, और जिस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहा होगा। उसके बाद दूसरा तरीका होता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को ना दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, और उसके बाद दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि एक उपयोगी वस्तुएं और दूसरी विलासिता की वस्तुएं। अब उपयोगी वस्तुएं हम उनको बोलेंगे जो सस्ती है, जिनको बनाना आसान है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि पत्थर है ना, चकिया है, सुई है, ठीक है, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन वगैरह है, तो ये उपयोगी वस्तुएं हैं। दूसरी होती है विलासिता की वस्तुएं, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होगी, जिनको बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे कि फ्योन्स के जो पात्र होते थे, अब इनको बनाना मुश्किल था, तो जिन स्थानों से अपने को विलासिता की वस्तुएं मिलेगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग अमीर रहे होंगे, है ना, महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे। और जहाँ से उपयोगी वस्तुएं मिली होगी, वहाँ के लोग गरीब रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कर लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं तेजी में कर आ रहा हूँ। गृह स्थापत्य वाला ऊपर ही हमने कर लिया था। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हड़प्पा वासियों का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध, या फिर हड़प्पा वासियों का विदेशी संबंध, विदेशों के साथ कैसा संबंध था। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं ओमान से। ओमान से क्या मंगाते थे ये लोग, तांबा मंगाते थे। अब देखो, जो हड़प्पाई तांबा था और जो ओमानी तांबा था, दोनों में ही निकल के अंश मिले थे, जो इस बात की पुष्टि करती है। अब देखो, ओमान के एक स्थल से एक हड़प्पाई जार पाया गया, जार यानी कि इसको हम मर्तमान बोल सकते हैं, जिसमें ना काली मिट्टी का परत चढ़ा हुआ था, जो भी व्यापारिक संबंध को दर्शाता है कि ओमान वासियों के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में मेलुआ का वर्णन किया गया है, और मेलुआ कौन सा क्षेत्र है, हड़प्पाई क्षेत्र था। ठीक है, और किस ग्रंथ में किया गया, मेसोपोटामिया के ग्रंथ में। यहाँ से मेसोपोटामिया को कार्लिनियन, लाजवर्न मणि, तांबा, सोना आदि उत्पादन प्राप्त होते थे। ठीक है, हड़प्पा के बाट, मालाएं तथा मोहरे कहाँ से मिली, मेसोपोटामिया के स्थलों से पाई गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि हाँ भाई, मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी इनके संबंध रहे थे। ठीक है, हड़प्पाई मोहरों पे जहाज़ों और नावों के चित्र भी मिले हैं, जो व्यापारिक संबंध की पुष्टि करता है कि दूसरे देशों के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाए, हड़प्पाई लिपि आसान है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाई लिपि की विशेषता, सिंपल क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी आएगा कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, इसके संदर्भ में हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। तो भाई हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि माना जाता है क्योंकि इसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है। इसके अलावा चित्रमय लिपि थी, मतलब इसमें ना सभी चीज़ों को ना चिन्हों के माध्यम से नहीं बल्कि चित्रों के माध्यम से समझाया जाता था। ये वर्णमय लिपि नहीं थी। ठीक है, चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से लेकर 400, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप हड़प्पाई लिपि की विशेषता में बता देंगे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सिंपल क्वेश्चन ये आ जाए, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं दो बदलाव का वर्णन कीजिए, और ये बदलाव कैसे आ सके। ठीक है, तो देखिए 1900 ईसा पूर्व में दो बदलाव हुए थे, जिस कारण 1900 ईसा पूर्व में आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। अब 1900 ईसा पूर्व में पहला परिवर्तन क्या आया कि भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, उनके भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। ठीक है,
और जैसे कि सभ्यता की जो विशिष्ट वस्तुएं थी, मनके, मोहरे, बाट है ना, लंबी दूरी की जो विशेषज्ञता थी, वो सब समाप्त होने लग गया था धीरे धीरे। आवासीय भवनों का जो निर्माण करने की जो कला थी वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। भूल गए लोग, या फिर लंबी यात्रा करते करते मतलब चीज़ें भूल गए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मर गए। ठीक है, तो इस कारणवश ये परिवर्तन हुए होंगे। मतलब परिवर्तन के कारण भी नीचे बता रखा है कि भाई ये परिवर्तन कैसे आ सके। तो परिवर्तन का कारण था प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि आपका बाढ़ आया, भूकंप आया, है ना, नदियों का कटाव, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता थी उसमें कमी आ गई, बाढ़ आया। ठीक है, तो इन सभी से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ये एक मेन कारण माना जाता है। बाहरी आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत में, मतलब अंत के कारण में। अब देखो 3 पुरातात्विद है, उनके बारे में भी आप लोग जरूर करके जाना। एक तो जनरल कनिंघम के बारे में, जॉन मार्शल के बारे में, और आर.एम. व्हीलर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जॉन मार्शल। देखिए, सबसे पहले हम कनिंघम की बात कर लेते हैं। कनिंघम कौन थे और भारतीय इतिहास को समझने में कैसे चूक कर गए। तो कनिंघम की बात करें, कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में उत्खनन कार्य शुरू किया था। इन्होंने अभिलेखों का संग्रहण किया और उसके बारे में जानकारी जुटाई। 4वीं से 7वीं सदी में चीन से कुछ बौद्ध तीर्थयात्री भारत यात्रा करने आए थे। उनकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे जानकारी जुटाई थी। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा हड़प्पाई मोहर उनको दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने हड़प्पाई मोहर को देखा और ऐसा अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, यानी कि जो भारतीय सभ्यता का विकास है, वो गंगा नदी के आसपास हुआ। लेकिन इनकी ये भूल थी, ये गलती थी इनकी। ठीक है, और यही वजह से वो भारतीय इतिहास को समझने में चूक कर गए थे। जॉन मार्शल के बारे में जरूर कर लेना भाई। देखिए, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और ये भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे, जिनका पेशा ही यही था। यूनान और क्रीट से कार्यों का अनुभव भी लेकर आए थे। यहाँ से उन्होंने स्टडी की थी, उसके बाद भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अपने 2 साथियों राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, इनके साथ काम किया था। और 1924 में उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये जॉन मार्शल के बारे में आप पॉइंट बता दें। बाकी आर.एम. व्हीलर के बारे में भाई कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो इसको रहने देते हम। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस चैप्टर से, आखिरी रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप जरूर करके जाना भाई इन चैप्टर से, मतलब पहले चैप्टर से। तो क्या हड़प्पाई समाज में कोई शासकों का शासन था? कथन को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा शासक वर्ग के अस्तित्व के संदर्भ में क्या तर्क वितर्क दिए जाते हैं, इनकी विवेचना कीजिए। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पुरातात्विक वर्णन हड़प्पा के केंद्रीय सत्ता के लिए कोई सटीक उत्तर नहीं देता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा सत्ताधारी वर्ग के अस्तित्व वाला, ये तो पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन है पुरातात्विक वर्णन हड़प्पा के केंद्रीय सत्ता के विषय में कोई सटीक उत्तर नहीं देता है, इस पर आधारित विभिन्न विचारों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय सत्ता यानी कि यहाँ पे हमें राजाओं की बात करनी है। ठीक है, क्या तीनों क्वेश्चन में आपको सेम ही आंसर बताना है कि क्या हड़प्पाई समाज में किसी कोई शासक वर्ग था, क्या वहाँ पे राजा का राज था। ठीक है, तो तीनों में हमें यही समझाना है। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना हमारे को 2 साक्ष्य की बात करनी है। ठीक है, हड़प्पाई क्षेत्र से ना अपने को 2 साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी राजा का राज रहा होगा। सबसे पहला पुरोहित राजा। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति मिली है हमारे को, मतलब साक्ष्य के रूप में खुदाई के दौरान, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद एक प्रसाद, मतलब एक विशालकाय भवन मिला हमारे को। ठीक है, उसको विद्वानों ने क्या किया, प्रसाद की संज्ञा दी। प्रसाद का मतलब होता है भवन। ठीक है, प्रसाद का मतलब ही क्या होता है, महल। तो एक महल मिला है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये 2 साक्ष्य अपने को मिले, लेकिन इसके अलावा कोई अपने पास ऐसा कोई मतलब है ही नहीं साक्ष्य जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे राजा का राज रहा होगा। तो इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भाई वहाँ पे कोई शासक था ही नहीं, है ना, कोई शासक नहीं था, सभी की स्थिति क्या थी, एक बराबर थी। कुछ ने बोला कई शासक थे, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा हुआ करते थे। हड़प्पा का अलग राजा है, मोहनजोदड़ो का अलग है, चनहूदड़ो का अलग है ना, इस तरीके से। उसके बाद कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई केवल एक ही राजा था,
और ये सही भी सिद्ध होता है, क्योंकि पूरे हड़प्पाई क्षेत्र से हमारे को एक जैसी नगर नियोजन की पद्धति सभी क्षेत्र में एक जैसी थी। एक जैसे ईंटों का प्रयोग घरों को बनाते समय किया गया था, है ना। गृह स्थापत्य की अगर हम बात करें तो वो सब भी एक जैसी ही थी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे कोई एक राजा रहा होगा जब भी उसने ये सारी नीतियाँ अपनाई होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर से भाई आप इतने क्वेश्चन कर ले। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। बाकी तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई क्वेश्चन तो सारे करके जाने हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अपने को करके जाने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन ये जरूर करके जाए जेम्स प्रिंसेप के बारे में। जेम्स प्रिंसेप कौन था, उसने कौन सी 2 प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आएगा कि जेम्स प्रिंसेप के योगदान को भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक ऐतिहासिक प्रगति क्यों माना जाता है। मतलब जेम्स प्रिंसेप ने जो भारतीय इतिहास में जो योगदान दिया है उसको एक ऐतिहासिक प्रगति माना जाता है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप जो थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और उन्होंने क्या किया था, अशोक के जो अभिलेख है ब्राही और खरोष्टी लिपि में जो लिखे गए थे उसका अर्थ निकाला। कब, 1930 के दशक में। यहाँ पे 1930 के दशक की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार मौर्यकालीन इतिहास के एक नई तस्वीर सामने आई। मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक नई तस्वीर हमारे सामने मौजूद थी इन्हीं की वजह से। इसीलिए इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारतीय इतिहास में रहा। ठीक है, ये बता दिए। उसके बाद अथवा मतलब एक अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर से वो है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। ठीक है, तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। जैसे कि राज्यों और नगरों का विकास होता है, लोहे का प्रयोग इसी समय काल में शुरू हुआ, है ना। सिक्कों का विकास इसी समय काल में हुआ, नए नए सिक्के बनाए गए धातु के, जैसे कि आहत सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। जैन तथा बौद्ध धर्म का विकास इसी समय काल में हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनकी रचना भी इसी समय काल में हुई, और 16 महाजनपदों का विकास भी 600 ईसा पूर्व के समय काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप करके जाए, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर करें। उसके बाद देखो मगध वाला, भाई मगध वाला आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने में सहायता पहुंचाई। अथवा में भैया एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसी क्वेश्चन को अगले अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है, स्पष्ट कीजिए। तीनों ही क्वेश्चन सेम है ना, तीनों ही क्वेश्चन में सेम आंसर बताना है। तो मगध शक्तिशाली महाजनपद कई कारणों से बन गया। सबसे पहले वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, है ना। मगध के क्षेत्र में लोहे की खदानें मौजूद थी भाई, जिससे हथियार बनाए जा सकते थे। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे जो कि सेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे कि बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मानंद है ना। इन राजाओं के नाम बताए। इसकी राजधानी किलेबंद थी और सुरक्षित थी, जैसे कि राजगीर यानी कि राजगृह या राजगाह बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मगध की दूसरी राजधानी आपको पता है पाटलिपुत्र थी, जो कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पेपर में पूछा जाता है। मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे बच्चे रचना सुनते ही ना समझ में नहीं आता भैया क्या पूछ रहे हैं। रचना मतलब भाई कैसे रचना किया गया, रचना करने के लिए कौन कौन से स्रोत है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने के लिए। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त करने के स्रोत ही हमें बताने हैं। उसके बाद इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। भाई क्वेश्चन वही है यार, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत ही बताने हैं। हाँ बाप रे, थक गया हूँ मैं बोलते बोलते। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहला स्रोत है मैक्सनीज की इंडिका। ठीक है, मैक्सनीज एक यूनानी राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।
ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जी ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इसमें भी मौर्य शासन प्रणाली की काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किस प्रकार से राज्य प्राप्त किया था उसके बारे में है। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ से भी हमें उनके धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। आखिर में अशोक जी के अभिलेख, मतलब अशोक सम्राट अशोक के अभिलेख रहे, है ना, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आता है भाई 4 नंबर, देखो 8 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत और मौर्य प्रशासन व्यवस्था को इसमें इंक्लूड कर देंगे और 8 नंबर में पूछ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन मौर्य प्रशासन व्यवस्था वाला रहेगा, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, मौर्य प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अशोक के अभिलेख से हमें इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। तो दोनों भी अपने को मौर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन ही करना है। अब देखिए, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हम कुल मिला के जो हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं। पहला बताएंगे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सोनगिरी। ठीक है, इसकी जो शासन व्यवस्था थी ना, असमान थी। असमान इसलिए थी क्योंकि एक जैसा नियंत्रण पूरे साम्राज्य पे इनका नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये साम्राज्य बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक। प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से मौर्य साम्राज्य में होता था। जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी जो थे वो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे, और सोनगिरी जो है कर्नाटक में है, सोने की खदानों के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, तो इन प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी से उन्होंने किया था। आवागमन को सुचारू बनाया उन्होंने, मतलब आना जाना अच्छे से बना रहे, इसके लिए नदी मार्ग, स्थल मार्ग दोनों का निर्माण करवाया गया। विशेषकर नदी मार्ग तो अलग बात हो गई, स्थल मार्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है, मैक्सनीज की इंडिका में ना 1 समिति और 6 उप समिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें से 6 उप समिति के कार्य भी बताए गए हैं। जैसे जिसमें से एक उप समिति भाई नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी खान पान और यातायात का संचालन करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों का, चौथी अश्वरोहियों का, 5वीं रथरोहियों का और 6ठी हाथियों का संचालन करती थी युद्ध के दौरान, है ना। तो इनके बारे में भी आप लिखे। इसमें से दूसरी उप समिति भाई विशेष भूमिका निभाती थी। दूसरी उप समिति का काम क्या था, बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सामान को ढोने के लिए बैलगाड़ी या हथियारों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना, है ना। ये सब काम दूसरे उप समिति की थी। अब देखिए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्र उन्हें बोलते हैं जो कि अशोक के धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी होते थे। ये ऐसे अधिकारी थे जिनका काम ये था कि वो क्या करे, अशोक के धम्म को फैलाए पूरे भारत में। ठीक है, तो ये घूम घूम के पूरे साम्राज्य में अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। धम्म महामात्र विशेष प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप मौर्य प्रशासन व्यवस्था में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान कृषि के तौर तरीकों के बारे में। मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान कृषि के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक है, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसानों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस समय किसानों ने क्या किया, खेती करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले, मतलब उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोहे के हल का प्रयोग किया, है ना। हलों का प्रचलन तो पहले से था, लेकिन इस समय लोहे के हलों का प्रयोग किया गया। अब लोहे के हलों के प्रयोग से क्या था कि भाई भूमि को पूरे ताकत के साथ, गहराई के साथ जोता जा सकता था, है ना। और जहाँ पे भारी वर्षा होती थी वहाँ पे भाई लोहे के फाल वाले जो हल थे उसका प्रयोग करके खेतों की जुताई की जाने लग गई। गंगा घाटी में क्या हुआ, धान की रुपाई होने लग गई। लेकिन इसके लिए मेहनत भी भारी, मतलब ज़्यादा करनी होती थी, लेकिन उपज में वृद्धि हुई लोहे के हलों के प्रयोग से। ठीक है, कुदाल का प्रयोग किया गया। उन स्थानों पे कुदाल का प्रयोग होता था जहाँ पे हल का प्रयोग नहीं हो सकता था, जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाके थे। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ना भाई ये लोहे के हलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, तो वहाँ के किसानों ने क्या किया, पर्वतीय क्षेत्र के किसानों ने क्या किया, खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग किया।
ठीक है, इससे भी उपज में वृद्धि हुई। सिंचाई के साधनों का निर्माण किया गया। जो राजा महाराजा थे या फिर जो जमींदार लोग थे, उन्होंने कुओं, तालाबों, जलाशयों का, नहरों का निर्माण करवाया ताकि किसानों को खेती करने में क्या हो, आसानी हो और वो अपने पैदावारी को बढ़ा सके। अब इसका प्रभाव क्या रहा, तो प्रभाव ये रहा कि भाई खेती के नए तौर तरीक़ों से क्या हुआ, उपज बढ़ी, परंतु इसके कारण खेतों से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें भेदभाव भी बढ़ने लग गया था। बौद्धिक कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, जो किसानों को विभिन्न सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यानी कि किसान में क्या हुआ, भेदभाव बढ़ने लग गया था, है ना। पाली भाषाओं में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान थे वो शक्तिशाली माने जाते थे और वो क्या करते थे, किसानों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये भेदभाव को दर्शाता है कि खेती के नए तौर तरीक़ों से बहुत सारे लोग अमीर हो गए और उन्होंने गरीब किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। सम्राट अशोक के धर्म के प्रमुख उपदेश क्या थे भाई, तो बड़ों का आदर करना, सन्यासियों के साथ और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमारे को करने हैं। तो सिक्कों के विकास भी वैसे इम्पोर्टेंट है, रहने देते हैं हम आखिर में क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। वो है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए, या फिर भारतीय राजनीति और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा ही, कि अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या है, मतलब अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, अभिलेखों से जानकारी जुटाते समय बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिनको पढ़ना कठिन हो जाएगा। कभी कभी ये जो है अभिलेख वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि अक्षर लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हज़ारों की संख्या में अभिलेख थे, लेकिन अभी तक उसका अर्थ नहीं निकाला जा सका। ठीक है, कुछ जैसी समस्याएं हैं, जैसे कि भाई इसमें मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि अभिलेखों में ना विशेष व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उन्हीं व्यक्ति के विचार का वर्णन किया जाता है जो इनको बनवाते हैं। आम लोगों के बारे में, किसानों के सुख दुख के बारे में इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब अगले चैप्टर में आ जाते हैं। तीसरे चैप्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपका रहेगा सबसे पहला, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। ठीक है, या फिर महाभारत के संस्करण तैयार करने के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए, कैसे कैसे इसका संस्करण तैयार किया गया था। ठीक है, तो देखिए पॉइंट हम क्या बताएंगे कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। किसके नेतृत्व में, वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में। ठीक है, और इनके साथ फिर बाद में और भी बहुत सारे विद्वान आ जुड़े थे और इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठा लिया। अब देश के विभिन्न भागों से क्या किया, जो विभिन्न लिपियाँ जो लिखी गई थी महाभारत की, उन सभी को क्या किया, एकत्रित किया इन्होंने, और सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। मतलब महाभारत के विभिन्न जो देश के विभिन्न भाग थे वहाँ से महाभारत के श्लोकों को एकत्रित करना किया पहले। उसके बाद उन श्लोकों को चयनित किया गया जो कि सभी पांडुलिपि में, ज़्यादातर पांडुलिपि में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में किया गया। इस परियोजना को पूरा होने में टोटल 47 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, अब देखो दो बातें उभर के सामने आई। जब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण पूरा हो गया तो दो बातें उभर के सामने आई। एक तो भाई संस्कृत के श्लोकों में समानताएं थी, वो अलग अलग जगह से पाई गई, दक्षिण भारत से, नेपाल से, तमिलनाडु से, सभी जगह से संस्कृत के श्लोकों में समानताएं पाई गई थी। और क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर के सामने आए थे, मतलब लोगों के क्रियाकलाप, समाज में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ महाभारत के काल में भी थी। क्षेत्रीय प्रभेद इसको हम बोलते हैं। तो क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर के सामने आए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, गोत्र के बारे में हम कर लेते हैं भाई। गोत्र क्या होता है, गोत्र क्या है और गोत्र के दो नियम बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो गोत्र क्या है, गोत्र का निर्धारण जो है वैदिक ऋषि के नाम पे किया जाता था, है ना। जो व्यक्ति जिस गोत्र को मानता है वो कहीं ना कहीं उसी ऋषि का वंशज होता है। अब गोत्र के 2 नियम थे भाई। विवाह के पश्चात ना स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ठीक है, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह
नहीं कर सकते थे। ये गोत्र के 2 नियम हो गए। उसके बाद वर्ण व्यवस्था से जुड़े आजीविका का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था से जुड़े आजीविका की बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण, इनका काम क्या था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, दान देना लेना। क्षत्रियों का काम क्या था? लोगों की सुरक्षा करना, युद्ध करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। वैश्यों का काम कृषि करना, गौपालन करना, व्यापार करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। शूद्रों का एक ही काम था, ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। अब ब्राह्मणों ने, अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे? तो देखिए, वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए 3 नीतियाँ अपनाई गई थी। ये भी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने के लिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैव्य व्यवस्था बताया गया, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि इस व्यवस्था को, ब्राह्मणों ने बोला कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया, बल्कि देवताओं द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। शासकों को आदेश दिया कि भाई वो क्या करे, इस व्यवस्था का पालन कठोरतापूर्वक तरीके से अपने साम्राज्य में करवाए। तीसरा, कि लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो जन्म पर आधारित है, यानी कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है वो ऊंचा होगा, निम्न कुल में जन्म जो लिया है वो नीचा होगा। ठीक है, तो ये तरीके अपनाए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए। एक क्वेश्चन और भाई देखिए, आप इस कथन से सहमत है कि आरंभिक राज्य में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? क्या आरंभिक भारत में जो राजा थे हमेशा क्षत्रिय वर्ग से ही होते थे? तो भाई मैं तो इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे कुल से भी हुई थी। जैसे कि मौर्य वंश के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है। जैसे कि जो कुछ तो भाई इसको क्षत्रिय वर्ग से बोलते हैं, कुछ इसको निम्न कुल से मानते हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में इनको क्षत्रिय बताया गया है और जो ब्राह्मणीय शास्त्र है उनमें इनको निम्न कुल का बताया गया, लेकिन वास्तव में ये निम्न कुल के थे और राजा बने। शुंग और कर्ण जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी राजा बने। रुद्रादमन तो भाई विदेशी था, वो इंडिया का था ही नहीं, है ना, ये मध्य एशिया से आया था। और ब्राह्मण इनको मलेच, बर्बर, अन्य देशी कह के पुकारते थे, लेकिन ये भी राजा बना। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, सातवाहन तो भाई अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताते थे, अनूठा ब्राह्मण, है ना, और क्षत्रियों के अधिकारों का हनन करता बताया इन्होंने, लेकिन ये भी राजा बने, ब्राह्मण होते हुए भी राजा बने। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जिसके पास योग्यता है, जो लोगों के लिए काम कर सकता था, जो लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटा सकता था, वो राजा बन सकता था। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य भाई बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको खुद कर लेना भाई, बहुत आसान है ना। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को किन किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए? ठीक है, या फिर महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक कठिन काम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का आंसर हमारे को सेम देना है कि भाई किसी भी साहित्यिक ग्रंथ को समझते समय इतिहासकारों को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले भाई भाषा, किसी ग्रंथ की भाषा क्या है ना, वो किस भाषा में लिखी गई है, पाली में, प्राकृत में या तमिल में, ठीक है, या फिर जन सामान्य की भाषा है, या फिर कुछ खास विशेष वर्ग जो, जैसे कि संस्कृत भाषा जो थी वो खास वर्ग द्वारा बोली जाती थी, है ना, पुरोहित लोगों द्वारा बोली जाती थी, तो कौन सी भाषा है। उसके बाद प्रकार, यानी कि ग्रंथ किस प्रकार का है, जो ग्रंथ है वो कथा के रूप में है, मंत्रों के रूप में है ना, या फिर कहानियों के रूप में है, कविता के रूप में है, किस रूप में है। उसके बाद लेखक, भाई ग्रंथ का लेखक कौन है, रचना किसने की है ग्रंथ की, ये भी पता लगाएगा, है ना। उसके बाद रचना काल, यानी कि किस समय में रचना हुई। उसके बाद रचना स्थान का पता लगाना होगा कि भाई ग्रंथ की रचना किस स्थान पे हुई है। तब जाके इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें किसी भी साहित्य ग्रंथ का इस्तेमाल इतिहास की रचना में करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, इसको रहने देते हैं वैसे, हाँ, महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु, भाई ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। तो देखिए, महाभारत की भाषा की अगर हम बात करें तो महाभारत जो है ना वो अनेक भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो मूल भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। इसके विषय वस्तु को हम 2 भागों में बांटते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रहण है, उपदेशात्मक में उपदेश देने वाली बातों का वर्णन किया गया है, जैसे कि अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये उपदेशात्मक अंश हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख दे, काफ़ी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है
कथन को स्पष्ट कीजिए। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है भाई। देखो, गतिशील मतलब जो लगातार चल रहा है, जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है। तो देखिए, पहला रीज़न तो यह है कि भाई महाभारत के पाठांतरों को ना अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है, और मतलब इसके पाठांतर को भी अलग अलग भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार की कहानियों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है ना। मूर्तिकला, चित्रकला के माध्यम से इसको दर्शाया गया। इस महाकाव्य की कई बार क्या की गई, पुनर्व्याख्या की गई, और इसने नृत्य के लिए, नाटकों के लिए क्या किया है, विषय वस्तु भी प्रदान किया है। इसके लेखक अनेक है भाई, बहुत सारे लेखक हैं, जैसे कि मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, है ना। बाकी वास्तविक में इसकी जो रचना है, साहित्यिक परंपरा में इसके जो रचयिता है वो वेदव्यास को माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके रचना में 1000 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें लिख दे। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 4 से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे वो रहेगा कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान है। देखिए, जो सांची का स्तूप आज सुरक्षित है उसमें भोपाल के बेगमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया। किनको कर दिया? तो भाई एक तो आपके फ्रांसीसी थे, उसके बाद जो आपके अंग्रेज़ थे, दोनों को ही प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ दे दी, बेवकूफ़ बना दिया, और इस कारणवश जो मूल कलाकृति जो है वो आज भी सांची में सुरक्षित है। इसके अलावा धन का अनुदान दिया। दो बेगम है, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताजा बेगम, दोनों ने ही सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। अतिथिशाला और संग्रहालय बनवाया, उसके लिए भी सुल्ताजा बेगम ने पैसे दिए थे। जॉन मार्शल की पुस्तक को प्रकाशित करवाया। जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को सुल्ताजा बेगम ने प्रकाशित करवाने में भी अपने पैसे खर्च किए थे, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि भोपाल के बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय के कारण ही सांची का स्तूप आज सुरक्षित है, वरना इसकी हालत भी अमरावती स्तूप जैसी हो जाती। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी का समयकाल भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो शहर शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के 1000 वर्ष महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है विश्व इतिहास में। तो देखो, इस समय बहुत सारे बदलाव हुए। सबसे पहले भाई विचारकों का उदय हुआ। दुनिया के अनेक हिस्सों में अलग अलग विचार उभर के सामने आए। ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगतसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे विचारकों का उद्भव देखने को मिलता है। इस समय काल में क्या होता है, नगर और राज्यों का उद्भव होता है। विशेषकर भारत की बात करें तो गंगा घाटी के आसपास नए नगर और राज्य उभर के सामने आते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी, लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि खेती करने के नए तौर तरीके का विकसित हो जाते हैं, है ना। लोहे के हलों का इस्तेमाल शुरू होता है। सामाजिक जीवन में ये बदलाव आता है कि भाई यज्ञों की परंपराओं का विरोध होने लग जाता है, ठीक है। तो ब्राह्मणीय वर्चस्व के खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हो। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म तो भाई इंपॉर्टेंट रहेगा ही, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना। तो जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षा तथा इसका विस्तार कैसे हुआ, 3 चीज़ें इसमें बतानी है। तो देखिए, जैन धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही उत्तर भारत में हो चुका था। महावीर जैन से पहले 23 तीर्थंकर शिक्षक हो चुके थे, जिनको तीर्थंकर कहा जाता था, है ना। ये तीर्थंकर क्या करते थे, स्त्री और पुरुष के जीवन का नैया पार लगाते थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वो जैनियों के 24वें तीर्थंकर हुए। इनकी शिक्षाएं क्या है, जैन धर्म की शिक्षा या महावीर जैन की शिक्षाएं क्या है? तो देखिए, संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है उन सब में क्या है, जीवन है। चाहे वो पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, सब में जीवन है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। पेड़ पौधों को नहीं, कीड़े मकोड़ों को ना मारना, है ना। इसके अलावा मनुष्य को ना सताना, यही क्या है, अहिंसा का सिद्धांत है जैन धर्म के अनुसार। जन्म और पुनर्जन्म का जो निर्धारण है वो कर्म के अनुसार होता है, ऐसा माना जाता है। और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या पर बल दिया गया है। और इसके लिए अपने को कहाँ निवास करना है, विहारों में जाके निवास करना है, कुटिया बना के आप कहीं जाके रहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बता दें। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत, जिसमें हत्या ना करना, है ना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह ना करना, ये जैनियों के मतलब जैन धर्म के 5 सिद्धांत है,
ठीक है। तो अब जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ भारत में, तो विस्तार में हम 2-3 पॉइंट बता देंगे। सबसे पहले तो भाई साहित्यों का सृजन किया गया, मतलब महावीर जैन के मरने के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथ पांडुलिपियाँ लिखी और उनको मंदिरों के पुस्तकालय में सुरक्षित रख दिया। इससे क्या हुआ, लोगों ने उन पुस्तकों को पढ़ा, जैन धर्म को से प्रभावित हुए और जैन धर्म को अपना लिया। राजाओं की सहायता है ना, कुछ राजाओं ने भी जैन धर्म को अपनाया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था इस धर्म को। मूर्तियों का निर्माण किया गया है ना, तो बहुत सारे जो मतलब सबसे प्राचीन मूर्ति में जैन तीर्थंकरों और जो उपासक थे, उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। तो इन मूर्तियों से भी लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना, उस धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बताएं। गौतम बुद्ध के जीवन का भाई मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध की कहानी भाई आप सभी को मालूम होगा, इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना इसको। बौद्ध धर्म की शिक्षा, भाई शिक्षाएँ इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ क्या है, विश्व अनित्य है, ये लगातार बदलता रहता है। क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि दुख जो है वो हमेशा निहित रहता है, मनुष्य के जीवन में रहता ही है ना। मनुष्य त्याग और तपस्या के बल पे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाकर, बीच का रास्ता, बीच में मध्यम मार्ग अपना कर वो इस दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था, मतलब भगवान के बारे में कुछ गौतम बुद्ध ने नहीं बोला था। गौतम बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, इसलिए राजाओं को, गृहपतियों को और जो जमींदार थे उनको दयावान और आचारवान होने की सलाह उन्होंने दी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, गौतम बुद्ध का मानना था कि इस व्यक्तिगत प्रयास से ना पूरे सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश में बोला कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ और पॉइंट बता सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अहिंसा पर बल दिया था, यज्ञों की परंपराओं का विरोध उन्होंने किया है ना, ब्राह्मणीय वर्चस्व के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है भाई, उनके जीवन काल में और मतलब बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेज़ी से फैला, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है जैन धर्म के विस्तार के बारे में, जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म के विस्तार में ना बहुत सारे कारणों ने योगदान दिया। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट भाई, सरल शिक्षा थी, बहुत ही शिक्षा आसान थी, आसानी से लोग इसके महत्व को समझ सकते थे, इसको अपना सकते थे। ठीक है, समानता का व्यवहार होता था, जैन धर्म मतलब बौद्ध धर्म में ना सभी के साथ समानता का व्यवहार होता था, वो चाहे नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, जमींदार हो, राजा हो, सब इस धर्म में बराबर थे। कम खर्चीला, ये जो धर्म था ना वो बहुत ही कम खर्चीला था। ठीक है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा त्यौहार है नहीं, पूजा पाठ करना नहीं है, तो ज़्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने। तो एक पॉइंट ये बता दो आप। राजाओं की सहायता, भाई राजाओं ने क्या किया, इस धर्म को अपनाया, जैसे कि सम्राट अशोक ने, कुषाण शासक जैसे कि कनिष्क जो था उसने इस धर्म को अपनाया था और इस धर्म को दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलाया था, फैलाने में योगदान दिया था। ठीक है, तो इस कारण भी जैन धर्म का विस्तार हुआ। स्तूप की संरचना कैसी होती थी, स्तूप की संरचनात्मक विशेषता भी जरूर कर लेना भाई। स्तूप की संरचनात्मक विशेषता क्या थी कि इसका जो जन्म हुआ वो गोल लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। ठीक है, जिसको अंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंड, है ना। और अंड के ऊपर क्या होता था, एक छज्जे जैसी आकृति बनाई जाती थी, जिसको अक्सर देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था और इसको क्या बोलते थे? हर्मिका बोलते थे। ठीक है, हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता था जिसको यष्टि बोलते थे। क्या बोलते थे? यष्टि। और इस पर छतरी भी लगा होता था। टीले के चारों तरफ वेदिकाएं बनाई जाती थी और ये वेदिकाएं इसको सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है, और स्तूप के चारों तरफ तोरण द्वार भी बनाए गए थे, तोरण द्वारों पे खूब नक्काशी की गई थी, उसको सजाया गया था। अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अमरावती और सांची के स्तूप की नियति में क्या अंतर है। नियति मतलब कि किस्मत, भाग्य। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर अपने को बताना है कि भाई जो सांची था वो बचा रह गया, सांची का स्तूप बचा है, आज भी बचा है, आज भी सुरक्षित है, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले कहानी की शुरुआत होगी 1796 से। एक स्थानीय राजा था जिसको मंदिर बनाना था, तो उसको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष दिखे और उसको लगा कि भाई इसके नीचे कोई खजाना होगा। तो उसने क्या किया, स्तूप
कि वे वहाँ पे खुदाई करवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन खजाना तो मिला नहीं। तो उसने क्या किया, पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में करवा लिया। कुछ समय बाद कॉलिन मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, इस इलाके से गुजरते हैं और उन्होंने अमरावती के स्तूप के कुछ चित्रांकन भी किए थे, मतलब चित्र बनाए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं, कभी प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने क्या किया, यहाँ की यात्रा की और यात्रा के दौरान बहुत सारी मूर्तियों और पत्थरों को मद्रास भेज दिया। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला था। ठीक है, 1850 के दशक में कोलकाता में सियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, मद्रास में इंडिया ऑफिस भी इसके कुछ अवशेषों को भेजा गया। इन इलाकों का कोई भी नया अधिकारी यह कहकर मूर्तियाँ उठा ले जाता था कि उससे पहले भी अधिकारियों ने ऐसा किया था। मतलब कोई आता तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके जाता, और तर्क कोई विरोध करता तो तर्क यही होता कि भाई हमसे पहले आने वाले व्यक्ति ने भी तो ऐसा किया था, तो आपने उनको तो कुछ नहीं बोला, है ना। अब पुरातात्विद एच कोल की बात आप यहाँ पे करेंगे कि पुरातात्विद एच कोल लिखते हैं कि भाई मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मतलब मेरे को आत्मघाती लगता है ये चीज़ कि हमारे देश की कलाकृति की लूट मच रही है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश की जो कलाकृतियाँ हैं ना, उसको खोज वाले जगह पे रहने दो, और उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृति है उसको हमें संग्रहालय में रखवाना चाहिए या फिर किसी को गिफ्ट में देना चाहिए। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई, अमरावती के लिए इनकी बात तो नहीं मानी गई, और इस कारण भी अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। ठीक है, सांची का स्तूप बचा रह गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं, क्योंकि सांची के स्तूप की खोज की अगर हम बात करें तो इस समय तक ना लोग स्तूप के महत्व को समझ चुके थे। जब इसकी खोज हुई 1818 में, तब लोग इसके महत्व को समझ चुके थे, सांची के स्तूप के महत्व को समझ गए, मतलब स्तूप के महत्व को समझ गए वो। 1818 में इसकी खोज हुई थी, है ना। इसके तीन तोरण द्वार खड़े हुए थे, चौथा जो था वहीं पे गिरा हुआ था। ठीक है, इसको भी पेरिस या लंदन ले जाया जा सकता था, लेकिन भोपाल की बेगमों ने इसके संरक्षण में योगदान दिया था। एक और रीज़न माना जाता है कि जो अमरावती का स्तूप था ना, उसकी खोज पहले हो गई, 1796 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन सांची की स्तूप की खोज 1818 में हुई, तो इस समय तक लोगों को स्तूप के महत्व का पता चल गया था। 1796 में लोगों को स्तूप के महत्व का बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। महायान और हीनयान के बारे में ज़रूर करके चाहिए। महायान और हीनयान में क्या अंतर है, तो महायान जो है वो बौद्ध धर्म की नई परंपरा है। गौतम बुद्ध को ये क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, मूर्ति रूप में गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं महायान वाले। ठीक है, अब हीनयान वालों की अगर हम बात करें तो हीनयान वाले जो है वो पुरानी परंपरा है ना, बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध को इंसान मानते हैं, मूर्ति रूप में इनकी पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया जाता है, और ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की जो बताए हुए जो शिक्षा है उसके रास्ते पर, मतलब उसी मार्ग पर ये चलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हिंदू धर्म के उदय का वर्णन कीजिए। हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। इसके अलावा वैष्णववाद में अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति किस प्रकार विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। तो वैष्णववाद के बारे में बताना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का वर्णन कीजिए। कुल मिला के आपको हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, बस बीच वाले में सिर्फ वैष्णववाद के अंतर्गत बताना है। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, इसमें गलत नहीं होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो हिंदू धर्म का विकास जो हुआ वो दो विचारधाराओं के साथ हुआ। एक तो वैष्णववाद था आपका, है ना, और दूसरा आपका शैववाद। ठीक है, वैष्णववाद में विष्णु देव की आराधना की जाती थी। इनके टोटल 10 अवतार का वर्णन किया गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि इस दुनिया में जब पापियों का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो विष्णुदेव अलग अलग अवतार में आते थे और पापियों का सर्वनाश करते थे। ठीक है, ये वैष्णववाद था। शैववाद में शिव की आराधना होती थी और शिव के लिंग के रूप में भी पूजा गया, और कई बार इनको मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे बता दें। आरंभिक हिंदू धर्म की मंदिरों की क्या विशेषता होती थी। तो मंदिरों की अगर हम विशेषता की बात करें तो भाई देखो, आरंभिक मंदिर जो थे ना वो चकोर कमरे के रूप में होते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। इसमें एक होता था दरवाज़ा, जिससे उपासक मूर्तियों की पूजा करने के लिए अंदर बाहर आता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया, जिसको हमने क्या बोला, शिखर बोल दिया। मंदिरों की दीवार पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, और मंदिरों के साथ सभा स्थल भी बनाए गए जहाँ पे लोग सभा बुलाते थे। ठीक है, जल आपूर्ति का इंतजाम किया गया था। शुरू में मंदिरों का निर्माण
पहाड़ों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में भी हुआ था। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कैलाशनाथ का मंदिर। ठीक है, कैलाशनाथ के मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि हे भगवान, मैंने कैसे बना दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस इतने क्वेश्चन आप लोग कर ले, बहुत है भाई। फर्स्ट बुक से ना इतने क्वेश्चन कर लो, बहुत है यार। बोलते बोलते भाई थक चुका हूँ मैं यार, सही में। तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी भाई पेपर है आप लोगों का यार, वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आप लोग मेहनत को, अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं भाई मेरे मेहनत को, तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और एक बार कमेंट भी कर देना कि मेरे द्वारा दिया गया एफर्ट आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट और लाइक ये 2 चीज़ ज़रूर करें। और बाद बाकी आपको लगता है कि भाई हमारी वीडियो अच्छी है, रोशन साई स्टडी पॉइंट की वीडियो अच्छी है, तो आप लोग शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।